आज की अदालत में मैरी कॉम का पहला इल्ज़ाम है कि वो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा इनपुट करती थी। वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल जीतते कुछ रहे। भी नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। एक्चुअली मैरी कॉम नहीं, मतलब उनके पति का जो वीडियो आया या इंटरनेट पर या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको ये लगेगा ही कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति ज़्यादा काम करता है। इसके ऊपर दो ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझे जा सकते हैं। एक है आपका सेल्फ सिग्नलिंग और दूसरा है आपका आइकिया इफेक्ट। ये दोनों ही मिलकर के हमें बताते हैं कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को खुद अपने हाथों से बनाऊंगा, या चलो घर वाले एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं किसी दिन कपड़े धो रहा हूँ या मैं किसी दिन बर्तन धो रहा हूँ, तो उस दिन बर्तन को धोना मुझे अच्छे तरीके से याद रहेगा, मुझे मेरी की गई चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। एक्सपेरिमेंट किया गया, पूछा गया रिलेशनशिप में जो भी पार्टनर थे, बोले कि भाई आपको क्या लगता है कि आप कितना, अलग अलग पूछा, भाई तुम बताओ लड़का कितने प्रतिशत रिलेशनशिप में तुम्हारा इनपुट रहता है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, काम करने के लिए, कितना इनपुट देते हो तुम। और यही बात लड़की से पूछी गई। अब जब भी सारे के सारे जो रिलेशनशिप में लोग थे इनके कंबाइन किया गया, तो हमेशा इनका 120 से ऊपर ही जा रहा है सबका। कि यार अगर लोग कह रहे हैं कि अगर लोग सच कह रहे होते तो लोगों का लगभग 100 के बराबर आना चाहिए था कि कभी लड़का 60 कर रहा है, कभी लड़की 60 कर रही है, कभी लड़का 70 कर रहा है, कभी लड़की 70 कर रही है। ये सबका मिला करके ये 120, 150, 160 जा कैसे रहा है? इसका मतलब है कि हम जो पर्टिकुलर काम करते हैं वो पर्टिकुलर काम हमें ज़्यादा याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो सामने वाले ने काम किए, वो उतने ज़्यादा याद नहीं रह सकते आपको। तो आज की पहली सीख, वी ओवर वैल्यू आवर ओन लेबर, जिसके कॉन्सिक्वेंस बाद में जब लड़ाई हो जाती है तब याद आते हैं। मैंने वो भी किया था, मैंने वो किया था, दोनों वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीख पाएँ तो उसकी जानकारी वीडियो के आखिर में। देखो इस बात पर तो ये बात कर ही नहीं सकते हम कि चीटिंग किसने की थी किसने नहीं की थी, क्योंकि दोनों ने इल्ज़ाम लगा दिया है। उसने चीट किया, डिट्स किया। Man, she has been having a relationship. फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया था नहीं किया गया था, ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, तो इसके ऊपर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम वही काम करेंगे, एंकर बनाएंगे, साइंस सीखेंगे। आइडिया नंबर 2 आज का, आपकी अदालत में इल्ज़ाम है कि दोनों ने एक दूसरे पे चीट किया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप बताओ कि क्या आपको अगर मौका मिले तो क्या आप चीट करोगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, पता नहीं। इस स्टडी का नाम है द बर्कली अराउजल स्टडी। क्या किया गया? ये देखा गया कि लोग दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिनको हॉट स्टेट कहा गया, एक जिसको कोल्ड स्टेट कहा गया। क्वेश्चन की लिस्ट बनाई गई कि भैया कि बताओ सेक्स के लिए किसी लड़की को ज़्यादा दारू पिलवाओगे तुम, या किसी लड़की ने अगर मना किया शुरुआत में तो तुम क्या एक बार में ही रुक जाओगे या थोड़ी और कोशिश करोगे? तो इस तरीके की क्वेश्चंस की लिस्ट बढ़िया तरीके से बनाई गई। ये क्या हो गया? तो लोगों को जब काम अवस्था में पूछा गया कि भाई करोगे भाई ऐसा, पिलाओगे किसी को ज़्यादा दारू, किसी की एक ना पर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और ज़्यादा, तो लोग ना ना राम 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 कैसी बात कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ये सब। अब उन्हीं लोगों को सेक्सुअली अराउज्ड स्टेट के अंदर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए। अब उन लोगों ने ये कैसे किया पता नहीं। लेकिन जब ये सेम सवाल इस तरीके से इस पर्टिकुलर हॉट कंडीशन के अंदर में जब पूछे गए तो वो ज़्यादा लाइकली थे बोलने के कि हाँ हाँ अरे एक दो बार में, और नो का मतलब एक दो बार तो और पूछ ही सकते हैं, अरे लड़की थोड़ी एक बार में हाँ बोल देती है, कोशिश करते रहना पड़ता है। फिर इस तरीके के आंसर आने शुरू हो गए। याद रखिएगा ये एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा आसान है, जिस तरीके से एथिक्स के अंदर में, ये वैसे सेक्सुअल एथिक्स का ही पार्ट है। एथिक्स के अंदर में जब लोगों से पूछा जाता है कि मर्डर करोगे, तुम मर्डर कर सकते हो क्या किसी कंडीशन में? ना ना हम मर्डर करेंगे, पागल वागल होगा, हम नहीं कर सकते कभी किसी का मर्डर। बेटा खास कंडीशंस में संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से सेक्सुअल एथिक्स के अंदर में ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था अराउजल स्टेट के अंदर में। वो देख रहे थे कि लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर ज़्यादा दारू पिला दिया है, उसके इनिबिशंस अगर ख़त्म कर दिए जाए, तब उससे अगर क्वेश्चन पूछे जाए तब किस तरीके के आंसर आते हैं, तो हम पता कर पाते हैं कि अच्छा इंसान ने अपनी दो इमेजेस बनाई हुई हैं। जैसे कि तुम्हारी अगर इंटरनेट की हिस्ट्री और तुम्हारी कौन सी कैटेगरी का अडल्ट कंटेंट तुम देखते हो वो अगर दुनिया को पता चल जाए, क्या होगा? हम सब लोग एक दोहरी ज़िंदगियां जो हैं वो जी रहे हैं। ये सब अवेलेबल है, डेटा मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। जितनी भी बड़ी बड़ी अडल्ट साइट्स होती हैं वो साल के एंड में ओनली फैंस बाकी जैसी भी वेबसाइट्स हैं वो अपना डेटा रिलीज़ करती हैं कि कौन सी कैटेगरी कहाँ पर किस तरीके से पॉपुलर है कि नहीं है। उनसे हमें पता चलता है कि इंसान एक नंबर का आदमी है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर मैरी कॉम, आपकी अदालत में मैरी कॉम और उनके पति के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एक दूसरे के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशनल एसिमेट्री। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। साडा कुत्ता कुत्ता, त्वाडा कुत्ता टॉमी। ये मैंने सही बोला नहीं बोला?
साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, हाँ सही बोला, अरे मैं हमेशा उल्टा बोलता हूँ। खैर यही है इसका मतलब कि जब भी हम अपनी हरकतों को जज करते हैं तो हम इंटेंशंस के बेसिस पे जज करते हैं। मैं अगर लेट हुआ हूँ तो यार काम आ गया था यार, अभी तो मतलब इंटेंशन तो मेरी पहुँचने की थी, गलत तो नहीं हूँ मैं। अपने आप को जब हम जज करते हैं तो इंटेंशंस के बेसिस पे करते हैं, लेकिन सामने वाले को जब हम जज करते हैं तो एक्शंस के बेसिस पे जज करते हैं। अरे है ही तो साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, सही बोला मैंने। और यहाँ पर भी वही देखने के लिए मिला कि दोनों व्यक्तियों को लग रहा है कि क्योंकि उनके द्वारा किया गया कोई भी पर्टिकुलर काम था वो जेन्युइन है, क्योंकि उनको जब व्यक्ति खुद को जज करता है तो रीजंस के साथ इंटरनल थॉट्स के बेसिस पे जज करता है, लेकिन सामने वाले को जब जज किया जाएगा तो वो एक्शंस के बेसिस पे जज किया जाएगा। अगर घर पे पिताजी आए हैं तो पिताजी क्या करेंगे, क्या ये सामान फैला रखा इधर उधर उधर है। पत्नी होगी तो वो बोलेगी यार मेरे को तो ये भी काम था, मुझे वो भी काम था, तो मैं नहीं कर पाया। तो पत्नी ने अपनी इंटेंशन पे जज किया, पिताजी ने मतलब पति ने एक्शन के ऊपर, एक्सटर्नल एक्शन के ऊपर जज किया। फिर वहीं थोड़ी देर बाद पत्नी गरी आती है, मतलब मम्मी गरी आती हैं कि तुमको बोला था ना फलां काम करने के लिए, वो साड़ी लेकर के उसको दे करके आने के लिए बोला था, होता नहीं तुमसे काम। तो वो बोलते हैं कि यार आज ऑफिस के अंदर में कंपैरेटिवली काम ज़्यादा था। तो हम खुद को जज कर रहे हैं इंटरनल डायलॉग के बेसिस पर और सामने वाले को जज कर रहे हैं एक्सटर्नल एक्शंस के ऊपर। आपकी अदालत में मैरी कॉम पर उनके पति के द्वारा लगाया गया अगला इल्ज़ाम कि वो एक बार नहीं कई बार चीट किया उन्होंने। वैसे वहाँ से भी इल्ज़ाम यही लगा था, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है? वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट द हेल इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया, एक डायगोनल लगा दिया गया, डॉट दिखाए गए दोनों तरफ, एक तरफ डॉट आते थे दूसरी तरफ भी डॉट आते थे, तो गिनने होते थे इधर कितने आए इधर कितने आए। एक तरफ डॉट जब गिरे रैंडमली तो यहाँ पर गिरने के प्रति डॉट 5 रुपये मिल रहे थे और सामने तरफ प्रति डॉट जो है 50 रुपये मिल रहे थे। कि चीटिंग का इंसेंटिव है कि उधर वाले अगर उसने बोले ज़्यादा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्वेशन आई? ऑब्जर्वेशन आई कि अल्टीमेटली जाकर के कि भाई एक बार एक हद पे जब व्यक्ति को लग जाए कि यार अब तो मैंने झूठ बोल दिया बहुत बार शुरुआत में, अब तो क्या ही फ़र्क पड़ता, अब तो जान दो। मतलब आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बार देखा होगा कि इसको आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉमनली देखा हुआ है कि किस तरीके से कि अगर आप मान लीजिए एक दिन अगर आपका मिस हो गया या फिर दूसरा दिन भी मिस हो गया तो फिर अब आप क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, आप बार बार जिम मिस करने लगेंगे क्योंकि आपको लगेगा आपके व्हाट द हेल। चाहे खाने से रिलेटेड हो तब भी कि अगर आपका टूट गया तो लगेगा क्या टूट ही गया, चलो अब तो खा ही लेते हैं, ये वाला जो इफेक्ट। तो पहला झूठ, पहली चीटिंग एक्चुअली घातक साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फिर व्यक्ति बोलेगा अब तो हो ही गया, अब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अब तो चीटिंग कर ही ली है तो कर लेते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का जो हमने अभी डिस्कस किया चीटिंग वाला, डायगोनल वाला, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है रिलेशनशिप को लेकर के कि उसमें चीटिंग है बता दिया और उसमें ये भी इनपुट कर दिया एक तरीके से कि अगर तुमने और चीटिंग की तो तुम्हारे पार्टनर को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब लोगों ने और भर भर के चीटिंग की। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कि जब कोई भी रिश्वत लेता है, गलत काम करता है, तो उसमें अक्सर ये स्टेटमेंट निकल करके आता है कि अरे हम तो ये तो तुम्हारे लिए किया, हमने, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोली, मैं तुम्हारे लिए ये किया। दिस इज कॉल्ड जब हम ऑल्ट्रुइस्टिक चीटिंग के हम चीटिंग कर रहे हैं हमें मालूम है, लेकिन हम जैसे ही सेंटर ऑफ मास ऑफ चीटिंग अपने अंदर से निकाल करके पार्टनर के अंदर में धर देते हैं तो आसान हो जाता है वो पर्टिकुलर टाइप की चीटिंग करना इस व्यक्ति के लिए, जो कि हर नेता, हर पुलिस वाला, हर वो व्यक्ति जो कि फ्रॉड करता है या व्यक्ति जो चोरी करता है या व्यक्ति जो रिश्वत के पैसे लेता है, उनमें ये बहुत कॉमन देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर में लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया, लोगों ने अलग नहीं हुए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो कि डेनियल कैनमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में था कि लोगों को प्रोब डाला जाता था किसी बीमारी को जब चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए एनोरेक्टल कैंसर के लिए अगर स्क्रीनिंग हो रही है तो उसके लिए प्रोब डालना पड़ेगा अंदर, लोगों को तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। तो सोचा कि कैसे उनके एक्सपीरियंस को चेंज करवाया जा सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अगर आखिरी में आप प्रोब को बस थोड़ी देर अंदर रहने दें और उसको तकलीफ ना हो, और आखिरी समय में जब उसको तकलीफ नहीं होगी थोड़ा रह करके आप निकाल लेंगे, तो अंत भला तो सब भला सबसे क्लोजेस्ट लाइन है, तो लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अगर सेपरेशन के वक्त
भी आप बुरी तरीके से लड़ रहे थे तो आपकी पूरी इमेज पिछले भी अगर 10 साल के बाद कोई व्यक्ति सेपरेट हो रहा है, डिवोर्स ले रहा है, और जब वो डिवोर्स ले रहा है उस वक्त कुछ ज़्यादा ही रायता फैला हुआ है, उसकी इमेज उसके पूरे रिलेशनशिप के लिए रायता फैले वाली ही रहेगी। इस बात की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि अगर लोग आखिरी वक्त में अगर इज्जतदार तरीके से अलग हो जाएं तो उन्हें लगेगा कि उनका रिलेशनशिप भी बढ़िया गुजरा था। तो ये रहा इस बार का एंकर बना करके कांड को लेकर के कुछ समझने सीखने की कोशिश। और अब मैं कोशिश करूंगा कि हर वीकेंड लगभग हमारा किसी ना किसी तरीके की वर्कशॉप चलती रहे। 17 और 18 को क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप है, खुद करें, अपने बच्चों को कराएं ताकि वो सीखें कुछ। फिर 24-25 वाला जो वीकेंड है उसको AI जनरल पर्पस AI वर्कशॉप होगी। इसके अलावा जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ जो भी सॉफ्ट स्किल होती हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट योर सेल्फ, हाउ टू फाइनेंशियल लिटरेसी वाला। वैसे तो मेरा रिलेशनशिप बढ़िया चला अभी तक है, मैं लव गुरु बन सकता हूँ। तुम लोग वैसे भी रात को 10 बजे मुझे लव गुरु बना ही देते हो तो एक इस वो निकाल देते हैं कि परेशान कैसे कम रहें जिंदगी के अंदर में। बट डज नॉट मैटर, कोई भी सॉफ्ट स्किल जिसको कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एक वर्कशॉप, एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है, और दैट इज़ द मेन पॉइंट। लेक्चर्स नहीं है वो, तो ये वाली भी होनी है। तो मैंने PDF बना करके भेज दिया है जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है 17-18 वाली वर्कशॉप की और ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, PDF नहीं मिला है जिनको, प्लीज़ ले लेना मैसेज करके। जानकारी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। हम मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।